तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ घर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। हमने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा और एग्रीगेट डिमांड के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। वहां पर हमने ये जाना कि मेनली एक इकोनॉमी के अंदर, मतलब एक देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, चार सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। इन चार सेक्टर्स के अंदर हमने क्या किया है, हमारे यहां के इकोनॉमी के सभी लोगों को डिवाइड किया है। देखो, डिमांड तो ये चारों सेक्टर करते हैं, लेकिन सप्लाई कौन करेगा? जो हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ही तो सप्लाई करेगा। तो एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? प्रोड्यूसर सेक्टर से रिलेटेड है। क्लियर है? सबसे पहली चीज कि एग्रीगेट सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर से रिलेटेड है। तो देखो, एक्चुअल में एग्रीगेट सप्लाई है क्या चीज? तो एग्रीगेट मतलब होता है समग्र, और सप्लाई मतलब पूर्ति, मतलब समग्र पूर्ति। इसका मतलब कुल पूर्ति। ठीक है, एक देश के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो सभी प्रोड्यूसर्स कितने रुपए की या कितने वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में इस बार सप्लाई करना चाहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। देखो यहां डेफिनेशन क्या कहता है, एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड का मतलब है एक साल। ठीक है, तो एक इकोनॉमी के अंदर सभी प्रोड्यूसर्स मिलकर के टोटल कितने रुपए के, कितने मनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को इस बार बेचना चाहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक सिंपल सा मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं। एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। जैसे एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है? सिंपल सी बात देखना, हमें पता है कि दो ही सेक्टर जनरली होते हैं इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मेनली जो हाउस होल्ड सेक्टर से सारी फैक्टर सर्विसेज जाती है प्रोड्यूसर सेक्टर को। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज जाती हैं? तो यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चारों चीजें कहां से जा रही है? हाउस होल्ड सेक्टर से। अच्छा, हाउस होल्ड सेक्टर से ये सारी फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर के पास पहुंची, तभी प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया होगा? प्रोडक्शन किया होगा। अच्छा, इनको प्रोडक्शन करने के बाद वो क्या करते हैं भाई? जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना करके प्रोडक्शन किए और प्रोडक्शन के बाद उसे सेल किए, तो वही गुड्स एंड सर्विसेज तो क्या किया गया? मार्केट के अंदर ला करके बेच दिया। बेचने के बाद क्या किया गया? यही गुड्स एंड सर्विसेज ने इनकम जनरेट करी। सही बात है नहीं है? सिंपल सी बात है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर विलिंग कर रहा है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर बोल रहा है कि हाँ मैं इतने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को बेचूंगा, तो जितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज वो बेचने के लिए तैयार है, उतने रुपए ही तो उसे इनकम के रूप में आएगा। और वही जो इनकम है वो क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे लैंड वालों को रेंट दे दिया जाता है, लेबर वालों को वेजेज एंड सैलरीज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया जाता है। जिनसे कैपिटल लिया गया उन्हें इंटरेस्ट, उनका ब्याज चुकता कर दिया जाता है, और जो बचता खुचता वो मालिक का प्रॉफिट हो जाता है। तो रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों चीजें किसके पास आ जाती है? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। और नेशनल इनकम के अंदर हमने पढ़ा है इनकम मेथड से कि रेंट प्लस वेजेस एंड सैलरीज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, यही क्या है? इनका समडप भी होता है नेशनल इनकम। ठीक है, तो इनकम मेथड साफ साफ बताता है कि ये जो इनकम जनरेट हुई है, ये इनकम ये चार टुकड़ों में क्या होंगी? टूट करके पड़ी हुई होंगी। रेंट के रूप में, वेजेज एंड सैलरीज के रूप में, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। और इन्हीं को अगर हम समड अप कर देते तो वही क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। तो आपने जितने रुपए का प्रोडक्शन किया है उतने रुपए का ही आपने क्या किया है? इनकम जनरेट किया है। इसीलिए सिंपली क्या कहा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है। नेशनल इनकम को यहां पर हम वाई से डिनोट करेंगे।
किससे डिनोट करेंगे, वाई से। तो जितने रुपए का वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे उतने, मतलब जब उसे बेचेंगे तो उतने ही रुपए उन्हें मिलेंगे। तो जो रुपए मिल रहे हैं वही इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, वही एक इकोनॉमी की क्या है, नेशनल इनकम है। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम सिंपली नेशनल इनकम कह सकते हैं। और अगर एक किसी भी हाउस होल्ड सेक्टर के पास अगर ये इनकम आती है किसी भी रूप में, चाहे रेंट के रूप में आए, चाहे वेजेस एंड सैलरीज के रूप में आए, चाहे इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट के रूप में आए, तो या तो ये इनको क्या करेंगे, या तो इन्हें ये कंज्यूम करेंगे, सिंपल सी बात है, तो आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। आपकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं, आप उन नीड्स एंड वांट्स को क्या करोगे, इन इनकम से सेटिस्फाइड करोगे। तो या तो आप क्या करोगे, इस इनकम को कंज्यूम करोगे, या तो दूसरी चीज क्या करोगे, आप सेव करोगे भाई। या तो इनकम को आप खर्च करोगे अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए, नहीं तो आप क्या करोगे, सेविंग्स करोगे, ठीक है। आप बचाओगे पैसों को, अपने अकाउंट में भरोगे, ठीक है, वहां बचा करके रखोगे। तो इनकम या तो कंज्यूम की जाती है, तो सेव की जाती है। तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम बराबर C+S। इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई के कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है। कौन कौन से, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या होता है, C+S, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर इनकम बराबर C+S। एग्रीगेट सप्लाई के 2 होते हैं, या तो कंज्यूम किया जाएगा या तो क्या किया जाएगा, उसे सेव किया जाएगा, इसीलिए इसके 2 ही कंपोनेंट माने जाते हैं। क्लियर। तो देखो यहां पर अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा नजर आएगा, या इसका शेड्यूलर रिप्रेजेंटेशन कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर शेड्यूलर रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखते हैं। देखो हमारे यहां पर मैंने कहा था वो टेबल, जो टेबल हमने लास्ट क्लास में लिया था वही टेबल आज लेते हैं, ठीक है। इनकम और कंजप्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे आपके कंजप्शन नीड्स भी क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे इनकम के साथ साथ हमारी जरूरतें भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो देखो जब इनकम आपकी 0 थी तो आप क्या कर रहे थे, ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। आपकी इनकम अगर 0 है तब भी आप क्या कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो। आप अपने बेसिक नीड्स को तो क्या करोगे, फुलफिल करोगे ही करोगे ना, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा मकान, चाहे आप कमाओ और चाहे ना कमाओ, ये तो चीज चाहिए ही चाहिए। और जब 0 लेवल ऑफ इनकम पे अगर आप कंजप्शन करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C बार से। क्लियर है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, तो इसे हम C बार से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। तो देखो 0 पे 40, 100 पे 120, 200 पे 200, 300 पे 280, ये देखो सिंपली जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे आपका कंजप्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कंजप्शन ये अज्यूम्ड है, लेकिन अब बात करते हैं सेविंग के बारे में। अगर इनकम 0 है और आप 40 कंज्यूम कर रहे हो, तो ये 40 क्या कर रहे होगे आप, या तो आप इस 40, भाई अगर मेरी इनकम 0 है इस वक्त, जैसे मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं मान लेता हूं, ठीक है, मेरी इनकम 0 है और अगर मैं 40 कंज्यूम कर रहा हूं, तो या तो मैं जो पहले कमा करके रख रखा है, मैंने सेव करके रख रखा है, उसको मैं क्या करूं, डिस सेविंग करूं, वहां से पैसा निकाल करके खर्च करूं, या तो मैं डिस सेविंग करूं, और नहीं तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तब मैं क्या करूंगा, बोरोइंग करूंगा। तो या तो मैं डिस सेविंग अपने सेविंग को यूज करूं, या तो मैं क्या करूं, बोरोइंग करूं, उधार लेकर के आऊं। तो इसीलिए जो सेविंग आपको दिख रही है वो माइनस में दिख रही होगी, ठीक है, नेगेटिव में दिख रही होगी, कि सेविंग पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। या तो डिस सेविंग किया जा रहा है, नहीं तो बोरोइंग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम पे अगर हमने 40 कंज्यूम किया है तो 40 हमने क्या किया होगा, डिस सेविंग किया होगा, इसलिए नेगेटिव में है। 100 रुपए इनकम है और 120 हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। 100 रुपए की इनकम है, 120 में कंज्यूम कर रहा हूं, तो 100 रुपए तो मैं इनकम का खर्च कर दे रहा हूं, लेकिन जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है वो मैं क्या कर रहा हूं, डिस सेविंग। क्या कर रहा हूं मैं, डिस सेविंग। फिर उसके बाद 200 रुपए इनकम और 200 रुपए कंजप्शन। अब सेविंग कितनी चली गई, 0। भाई इनकम 200 रुपए है और इनकम के बराबर ही क्या है, मेरी कंजप्शन है। तो इनकम और कंजप्शन क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां पर मेरी सेविंग नहीं है, क्योंकि जो इनकम आ रही है उसको मैं क्या कर ले रहा हूं, कंज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है, पूरा का पूरा। तो सेविंग बची नहीं रही है, 0। फिर 300 इनकम हुई और 280 क्या हो गए, कंजप्शन हो गए, ठीक है। तो 300 के बाद 280 कंजप्शन हुआ, तो यहां 20 रुपए मेरे बचने लगे, ठीक है। फिर 400 इनकम हुई, 360 क्या हुआ, कंजप्शन हुआ, ठीक है। तो 40 रुपए फिर मेरे सेव होने लगे। देखो 400 आप इनकम कर रहे हो और 360 सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, तो 40 रुपए आपके क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। 500 आप इनकम कर रहे हो, 440 सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, 440 सिर्फ खर्च कर रहे हो, तो 60 रुपए आपके बच रहे हैं। 60 आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, ठीक है। 600 इनकम करते हो, 520 अगर आप कंज्यूम करते हो तो 80 रुपए आपकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, सिंपली, ठीक है। तो आप जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ, अगर कंजप्शन बढ़ता है तो सिंपली अगर यहां पर देखोगे तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी सेविंग्स भी क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इनकम और सेविंग्स का भी क्या है, अगर मैं बोलूं यहां पर तो डायरेक्ट रिलेशन दिखने को मिल रहा होगा। क्लियर है। तो यहां पर देखो एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या समझते हो, एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है C+S।
एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सी प्लस एस। और मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो देखो यहां पर, या तो आप देखो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई बराबर सी प्लस है, तो सी 40 है और एस कितना है, -40। 40 में से -40 करोगे तो 0 हो जाएगा। यहां पे सी कितना है, 120 है, और यहां पर एस कितना है, -20। तो 120 में से -20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। यहां सी कितना है, 200, और एस कितना है, 0। 200 और प्लस 0 कितना हो गया, 200। यहां 280 है और प्लस का 20, 280 और 20 कितना हो गया, 300। या तो आप इनको कंजप्शन और सेविंग को जोड़ते हुए जाओ तो आपको एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएगी, नहीं तो मैंने सिंपली बता रखा है एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होता है। अगर एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है तो यहां पर अगर देखोगे तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई सेम चल रहे होंगे। ये 0 है तो ये भी 0, 100 है तो 100, 200 है तो 200, 300 है तो 300, 400 है तो 400, 500, 500, 600, 600। क्लियर, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम। और यहां पर मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया है, ठीक है, उठा करके। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखो पूरा समझ के जाना, क्योंकि इस टेबल के बारे में अभी मैं लास्ट में एक और बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक को खत्म करने के लिए, और वो बात सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद चलेंगे उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपली कि ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल के हिसाब से हमने यहां पर ग्राफ तैयार कर लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई या कह सकते हो कंजप्शन और सेविंग को लिया है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस, कंजप्शन प्लस सेविंग। तो देखो यहां पर हमने इस पॉइंट पे भी 100 का गैप ले लिया है। जो गैप है वो सिमिलर रखना है सभी को, ठीक है, और इनके दूरी भी सेम होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा, अदरवाइज आपका ग्राफ सही नहीं बनेगा। अगर आप 100 का गैप लेना चालू करते हो तो 100 का ही गैप होना चाहिए, ठीक है। 100 के बाद 200, 300, ऐसा नहीं कि 100 लिए फिर 150, फिर 170, फिर 200, ऐसे करोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। सेम गैप होना चाहिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसी हिसाब से हमने इस लाइन पर भी, एग्रीगेट सप्लाई लाइन पर भी हमने ये गैप ले लिया है, ठीक है। अब देखना यहां पर, अब हम सिंपली यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम नेशनल इनकम एग्रीगेट सप्लाई को यहां पर ड्रॉ करते हैं। देखो 0 पे कितना है, अगर इनकम 0 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है, 0। तो देखो यहां पर इनकम की लाइन पे 0 ये है, तो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन पे भी तो 0 यही है, तो दोनों पॉइंट सेम जगह पे, मतलब अगर इसका पॉइंट यहां ला करके डालोगे तो इसका पॉइंट भी यहीं डलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 100 पे कितना है, 100। अगर इनकम 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कितना है, 100। तो इनकम 100 के ऊपर चले जाओ, ये देखो यहां पर पॉइंट बना, और एग्रीगेट सप्लाई के सामने चले जाओ यहां पर 100, तो दोनों पॉइंट यहां पर ही गिरे। फिर 200 पे कितना है, 200, तो यहां देखो 200 के ऊपर चले गए तो 200 यहां पर, और 200 के साइड में आए तो 200 यहां पर, दोनों ही पॉइंट इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको इस साइड से लेकर के चलते हैं, इसको इस साइड से, फिर इसको इस साइड से लेकर के चलते हैं, ठीक है, और फिर इसको किस साइड से लेकर के चलते हैं, इस साइड से लेकर के चलते हैं क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको पूरा का पूरा, और हमने देखा कि ये क्या जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है। इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए जब इनकम और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल होंगे तो ये इन्हीं दोनों का, चाहे ये एग्रीगेट सप्लाई कहो और चाहे ये क्या कहो, इनकम, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक बार बताओ, ये जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये इनकम, ये जो यहां पर आप ले रखे हो एक्स एक्सिस पे, और एग्रीगेट सप्लाई जो आपने वाई एक्सिस पे ले रखा है, ये आपस में क्या है, दोनों समान है। तो अगर दोनों समान होंगे तो ये अपने 90 डिग्री को, इनका मिड पॉइंट क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है तो इनका मिड पॉइंट हमेशा 45 डिग्री पे ही क्या होगा, लाई होगा, 45 डिग्री पे ही इनका पड़ेगा, क्योंकि इधर भी सेम अनुपात छोड़ा जाएगा और इधर भी सेम अनुपात छोड़ा जाएगा, सेम प्रोपोर्शन। इसलिए जो ये हमेशा जो एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम का जो गैप होता है वो हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री। कितना होता है ये, 45 डिग्री होता है, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है और इधर से अगर लोगे तो ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसलिए मेन चीज है, क्योंकि इसका मेन रीजन यही है कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। और इन दोनों का ही अगर हम इनकम और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर के अगर हम क्या करेंगे, एक लाइन और खींचेंगे C प्लस S की, तो ये दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, दोनों का ही प्रोपोर्शन सेम और समान होगा, इसलिए 45 डिग्री लाइन आता है। क्लियर है। तो ये सारी बात रही एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई के सभी कंपोनेंट्स हो गए, दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन और सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होता है, ठीक है।
और नेशनल इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई बराबर C+S कह दिया जाता है। क्लियर। अच्छा, अब मैं एक बात बता रहा था यहां पर शेड्यूल के बारे में, मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बता रहा हूं। देखो सिंपली इनकम आपकी बढ़ रही है तो आपके कंजप्शन भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखो ये बहुत रियलिस्टिक है और इसे समझना जरूरी है। देखो जब आप क्या करते हो, अभी एकदम सिनेरियो ले लो कि आप क्या करते हो, आप एकदम पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप बिल्कुल इनकम नहीं करते हो, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पापा की सेविंग्स को आप डिससेविंग करते हो, ठीक है, या मम्मा की सेविंग्स को आप डिससेविंग करते हो, लेकिन आप जीरो लेवल ऑफ इनकम पे इस वक्त कंजप्शन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप सभी लोग कर रहे हो, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप क्या कर रहे हो, ऑटोनॉमस कंजप्शन कर रहे हो। लेकिन तुम लोगों के मन में इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी, तुम लोग सोचते हो कि जब मेरी पहली पेमेंट आएगी तो मैं मम्मा के हाथ में रखूंगा, ठीक है, मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगा, ठीक है, या मैं इसको मतलब कि गरीबों में दान करूंगा, या मैं जा करके मतलब कि बड़े बड़े बास में, मॉल में, ठीक है, या मतलब अय्यासी पार्टी करूंगा, ठीक है, जो भी आपकी मतलब इच्छाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जब आप शुरुआत में जब आपने इनकम अर्न किया तो आपकी इनकम तो हुई 100 शुरुआत में, लेकिन आपकी इतनी नीड्स एंड वांट्स थी ना कि आपके खर्चे क्या हुए, ज्यादा, कंजप्शन ज्यादा है, इनकम कम है लेकिन कंजप्शन ज्यादा है, इसलिए आप जो इनकम है वो तो खर्च हो ही रही है, बल्कि 20 रुपए आपको उधार लेना पड़ रहा है। भाई 100 की इनकम, 120 आपका खर्चा है, तो 100 रुपए आपकी इनकम आ रही है, 120 अगर आपका खर्चा है, तो 20 रुपए आपको क्या करना पड़ रहा है, फिर से कहीं से बोरोइंग करनी पड़ रही है, डिस सेविंग करनी पड़ रही है, ठीक है, शुरुआती दौर में। लेकिन फिर क्या होता है, जब शुरू में धीरे धीरे करके इच्छाएं पूरी होने लगती है ना, तो एक सिचुएशन आता है कि जब लगभग चीजें मेरी पूरी होने लगती है तो मैं अपनी इनकम के बराबर कंजप्शन करता हूं। मेरी इनकम अगर 200 है तो अब कंजप्शन भी कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लगभग चीजें मेरी फुलफिल होती जा रही है। भाई अगर आप इनकम करना चालू करोगे तो आप अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना चालू करोगे, और धीरे धीरे करके जब नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होने लगती है तो एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे आपकी इनकम के बराबर आपका कंजप्शन होगा, ठीक है। रियलिस्टिक है, ये रियल है, फील करो, ठीक है। तो 200 अगर आप कमा रहे हो तो 200 आपका खर्च हो रहा है, तो यहां आपके पास कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे करके घर के अंदर आपने एक टीवी लगा लिया, फ्रिज लगा लिया, वॉशिंग मशीन लगा लिया, ठीक है, आपने लगभग चीजें कंप्लीट कर लिया, फुलफिल कर लिया, तो अब आपके क्या हो गए, खर्चे थोड़े से कम हो गए। इनकम आपकी 300 हुई और खर्चे आपके कितने हुए, 280। देखो इनकम बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम के बढ़ने का जो रेट है वो खर्चे के बढ़ने के रेट से क्या है, ज्यादा है। इनकम का रेट ज्यादा है और खर्चे बढ़ने का रेट क्या है, कम है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जब एक पॉइंट पे पहुंचे आप, जब लगभग चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, तो अब आप क्या करोगे, सेविंग्स की ओर आपका झुकाव हो जाएगा। सेविंग्स की ओर अब आप झुकने लगो कि यार लगभग चीजें कंप्लीट है, आप पैसे को बचाना चालू करते हैं, ठीक है। तो आपने 300 कमाया, 280 आपने खर्च किया और 20 रुपए आप क्या करने लगे, बचाने लगे। फिर आपकी इनकम बढ़ी, 400 हुआ, ठीक है, फिर आपके खर्चे क्या हो गए, 360। अब आप कितने बचाने लगे, 40 रुपए बचाने लगे। तो अब इनकम बढ़ती रहेगी और आपके खर्च मतलब कि सेविंग्स भी क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत में जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, शुरुआत में जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जब आपकी जरूरतें सेटिस्फाइड होती जाएंगी तो आपका पैसा क्या होता जाएगा, आपकी जेब में सेव होता जाएगा। ये सिंपल, ये ग्राफ जो है वो रियलिस्टिक वे में ही प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये आपसे ही रिलेटेड है, हमसे ही रिलेटेड है, और इसी के साथ एग्रीगेट सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लोज होता है। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आया होगा। मैं सक्षम रहूंगा इन सब चीज़ों को समझाने में, और अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे पूछ सकते हो मुझसे, और हो सके तो वीडियो को शेयर करो, अगर पसंद आती है लाइक करो, हाँ अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।